ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को क्विकली रिवाइज करने वाले हैं थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस जो सीरीज है ये कैसे काम करता है अगर डिटेल में जानना है तो यहाँ आई बटन में इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चंस है उसके थ्रू कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूलाज, उनका एप्लीकेशंस, उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, लेकिन थ्रू क्वेश्चंस। बट ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन देखना है, सिनेमा की तरह देख करके निकल जाना है। इसमें हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है, फिर अगर उसमें कहीं थ्योरी में डाउट हो रहा है तो उससे रिलेटेड उसका थ्योरी देखना है, जिसके लिए क्विक थ्योरी रिवीजन देख सकते हो, मेरा ही यूट्यूब का कोर्स है जिसके बारे में लास्ट में बताते हैं, या फिर मेरा बुक देख सकते हो। ठीक है, या फिर कोई भी और बुक देख सकते हो। अगर थ्योरी में दिक्कत हो रहा है तो थ्योरी को साथ ही साथ क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, और उसके बाद फिर भी अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता, कोई भी गिवन क्वेश्चन अगर फिर भी नहीं बनता तो उसको नोट कर लेना है ज्यादा बेनिफिट के लिए, और फिर नेक्स्ट डे उसको फ्रेश माइंड से कोशिश करके फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो मोस्ट आउटपुट इससे मिलेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में अपने पास आसान क्वेश्चन सबसे पहला ये रहा। इसमें अपने पास बोल रहा है कि एक बुक है, टेबल पर लाई कर रहा है। ठीक है, वेट ऑफ और नॉर्मल रिएक्शन टेबल दोनों इक्वल होगा, ये तो अपने को पता है। ठीक है, वेट को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर। ठीक है, तो क्या ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ से जो हम लोग बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो वही एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या ये दोनों फोर्सेस है या नहीं है, वही अपने को बताना। ठीक है, पॉज करके कोशिश करो। ओके, अब अगर देखा जाए तो यहां पर जैसे टेबल पर एक बुक लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस पर जो इसका वेट है, ठीक है, mg, ये फोर्स जो है ये कौन लगा रहा है? ये तो अर्थ लगा रहा है। ठीक है, और इस बुक पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कौन लगा रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन जो है वो लगा रहा होगा बाय टेबल। ठीक है, तो अब यहां से ये दो फोर्सेस क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? तो नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? जैसे ये टेबल, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा, तो ये बुक भी इस टेबल पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा होगा, वो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। जैसे अर्थ इस पर mg लगाया तो ये भी अर्थ पर mg लगा रहा होगा, वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। लेकिन ये दो फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। हाँ, अब नॉर्मल रिएक्शन में इक्वल टू mg लिखते हैं, लेकिन वो कैसे लिखते हैं? वो फर्स्ट लॉ से लिखते हैं। कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखते हैं नॉर्मल माइनस mg इक्वल्स टू जीरो, विच इंप्लाइज नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg। और ये हम लोग जो लिखते हैं ये फर्स्ट लॉ से लिखते हैं, ना कि थर्ड लॉ से। ठीक है, तो अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया अपने पास कि एक ब्लॉक है जो कि फ्लोर पर रखा हुआ है ऑफ अ टॉपलेस एलिवेटर। एक एलिवेटर है जिसमें ऊपर में छत नहीं है। ठीक है, एलिवेटर जो है वो नीचे डिसेंड करना स्टार्ट करता है एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कैसे डिसेंड कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, बस डिसेंड कर रहा है ये अपने को पता है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। डिस्प्लेसमेंट निकालना है फर्स्ट 0.2 सेकंड्स जब से एलिवेटर डिसेंड करना स्टार्ट किया उसके बाद। ठीक है, पॉज करो, सोचो। ओके, अब अगर इसमें हम लोग ऐसा सोचें कि जितना एलिवेटर का एक्सेलरेशन है उतना ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, तो क्या ये ट्रू है? देखो, ब्लॉक को एक्सेलरेशन देने के लिए 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक तो mg है। ठीक है, और अगर एलिवेटर का नॉर्मल रिएक्शन देखे तो वो तो ऊपर के साइड लग रहा है, तो वो तो एक्सेलरेशन को कम करने का कोशिश करेगा। एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो अगर एलिवेटर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा होगा तो ब्लॉक जो है वो कहां रह जाएगा? वो ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो इसके एलिवेटर के रेस्पेक्ट में ये ऊपर रह जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसको तेजी से नीचे खींच लें, तेजी से अगर नीचे खींच लें तो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो चौक है
ये चौक जो है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना उस पर mg लगेगा उसके चलते जो एक्सेलरेशन होता है, यानी कि g के इक्वल होगा, ठीक है। और g को हम लोग जब तक कुछ नहीं मेंशन तब तक हम लोग आसानी के लिए 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ अगर ब्लॉक निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि टाइम कितना अपने पास 0.2 का स्क्वायर, यानी कि यहां से कितना हो गया अपने पास 5 इंटू 0.04 मीटर्स, ठीक है। और इसी को हम लोग सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो अपने को बस यहां पर यही ध्यान रखना है कि ब्लॉक जो है वो एलिवेटर के साथ उतने एक्सेलरेशन से डिसेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया है कि एक स्फीयर है जिसका मास 10 kg है, वो सैंडविच्ड है, ये दो प्लेन ऐसा है, ये 37 डिग्री और इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल भी 37 डिग्री दिया, ठीक है। इसके बीच में ऐसा स्फीयर सैंडविच्ड है और प्लेन जो है वो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से जैसा फिगर में दिखाया गया, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है बाय प्लेन 2 ऑन दिस स्फीयर, नॉर्मल रिएक्शन निकाल के बताना। ये एकदम बेसिक फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है, कोशिश करके देखो पॉज करके। ओके अब अगर देखा जाए तो ये स्फीयर तो इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, ठीक है। ये स्फीयर अगर इक्विलिब्रियम में रहने वाला है यानी कि फोर्सेस इस पर कौन कौन सा है, एक फोर्स तो इस पर mg है, ठीक है। एक फोर्स इस पर यहां से ऐसा नॉर्मल रिएक्शन है n1 और एक फोर्स इस पर इधर से नॉर्मल रिएक्शन है n2, ठीक है। यही तीन फोर्सेस है इस पर n2। अब ये तीन फोर्सेस के चक्कर में ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब अगर इन तीनों फोर्सेस को फिर से यहां पर बना ले एक ही पॉइंट से, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। तो यहां से ये हो गया mg, ये हो गया n1 n1 जिसका एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से देखा जाए तो इस n1 का एंगल हॉरिजॉन्टल से, तो अब यहां पर ये जो है इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है नीचे वाला एंगल, ये एंगल 37 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 53 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एक और फोर्स है उधर से n2 n2 जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना दिखेगा n2 जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से अपने पास दिखेगा ये वाला एंगल, ये एंगल कितना दिखेगा, तो अब ये वाला एंगल अगर देखना है तो अपने पास ये वाला एंगल पूरा का पूरा कितना है 37 प्लस 37 यानी कि 74 है, ठीक है। तो ये एंगल 74 है, तो यानी कि ये वाला एंगल जो दिखेगा ये एंगल कितना दिखेगा 16 डिग्रीज दिखेगा, ठीक है। अब अगर यहां से बात किया जाए इक्विलिब्रियम लिखने का तो n2 को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे हम लोग, ये 16 डिग्री मान ले या फिर ये वाला हम लोग 74 डिग्री मान ले, कहानी सेम ही है, ठीक है। अब n2 को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, n1 को वैसे ही हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ठीक है, x और y एक्सिस चूज करके। और उसके बाद हम लोग इधर x मान लेते हैं और इधर ऊपर के साइड y मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में x और वर्टिकल में y। और उसके बाद x में इक्विलिब्रियम और y में इक्विलिब्रियम लिख करके हम लोग n1 और n2 का वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन वहां पर एक चीज दिक्कत करने वाला यहाँ पर दिख रहा है, cos 16 या cos 74 प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो वो अगर प्रॉब्लम करेगा, हालांकि सॉल्व उससे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लामीज थ्योरम बड़ा काम आता है। हालांकि लामीज थ्योरम जो है वो बहुत लिमिटेड यूज का, उसको हम भी बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में उसका यूज अपने को आसान कर देता है क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में अब लामीज थ्योरम क्या बोलता है, लामीज थ्योरम बोलता है कि n2 और उसके सामने वाला एंगल, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है प्लस 53 डिग्री, ठीक है। तो यहां से n2 ओवर साइन ऑफ n2 के सामने वाला एंगल यानी कि 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री इक्वल्स टू n1 डिवाइडेड बाई दिस साइन ऑफ 74। लेकिन इसका अपने को काम नहीं, वैसे लिख लेते हैं n1 डिवाइडेड बाई साइन 74 डिग्रीज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई mg डिवाइडेड बाई अब ये वाला पूरा का पूरा एंगल, ठीक है।
तो ये एंगल कितना होगा, यहां से यहां तक ये एंगल 180 180 माइनस 53 हो जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 53 या फिर 90 प्लस 37 यानी कि ये हो जाएगा 127 डिग्रीज, ठीक है। और ये एंगल 127 डिग्रीज प्लस 16 डिग्रीज यानी कि ये ऊपर वाला जो एंगल है ये हो जाएगा अपने पास साइन ऑफ 143 डिग्रीज, ठीक है। और 143 डिग्रीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 143 डिग्रीज को हम लोग 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आसान हो जाएगा यहां पर, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को n1 तो चाहिए नहीं, n1 तो चाहिए नहीं, तो 74 तो अपना खत्म हो गया। तो अब बचेगा क्या इक्वेशन में, विच इंप्लाइज यहां से लिख सकते हैं हम लोग n2 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो n2 डिवाइडेड बाई कॉस 53 डिग्री इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई, अच्छा यहां पर भी वही है तो ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, बट फिर भी लिख लेते हैं cos 53 डिग्रीज। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, cos 53 मर गया, तो n2 इक्वल्स टू mg विच इज इक्वल्स टू मास कितना दिया हुआ था 10 kg इंटू जी यानी कि 100 न्यूटन, ठीक है। तो यही इस जो वॉल 2 है उससे नॉर्मल रिएक्शन होगा। अगर n1 पूछेगा तो वो भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, बट फिर साइन 74 हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो साइन 74 को वैसे साइन 37 प्लस 37 और साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला हम लोग वहां से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने पास कि एक बेबी मंकी है बी जो कि अपनी माँ के पूंछ से लटका हुआ है, ठीक है। अब जो मासेस है बी और ए का वो 2 kg और 5 kg रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। और अगर मंकी ए 30 न्यूटन तक टेंशन अपने पूंछ पर मैक्सिमम टॉलरेट कर सकती है, तो व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन रोप, कितना रोप पर फोर्स लगा सकता है ताकि बेबी मंकी उसके साथ चले, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है, मिनिमम फोर्स कितना लगा सकता है ताकि ये बेबी मंकी इसके साथ ऊपर जाए। मैक्सिमम टेंशन जो पूंछ पर टॉलरेट कर सकती है वो है 30 न्यूटन, ठीक है। पॉज करके सोचो। ओके, अब देखो एक कहानी तो अपने को क्लियर समझ में आ रहा था यहाँ से कि ऊपर तो जाना है दोनों को, ठीक है। तो ऊपर अगर जाना है यानी कि ऊपर खींचने के लिए रस्सी में कितना टेंशन होना चाहिए। तो अगर दोनों को हम एक सिस्टम मान ले, साथ में ऊपर जा रहा है दोनों, ठीक है। दोनों अगर हम एक सिस्टम मान ले तो मिनिमम टेंशन जो होना चाहिए 5 kg प्लस 2 kg यानी कि 50 न्यूटन नीचे के साइड फोर्स लग रहा है और प्लस इसका 20 न्यूटन। अगर सिस्टम मान ले 7 kg का तो उस पर जो ग्रेविटी लग रहा है वो कितना लग रहा है 70 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि टेंशन मिनिमम तो 70 न्यूटन होना चाहिए रोप में, ऊपर वाले रोप में, ठीक है। तो टेंशन अगर 70 न्यूटन होना चाहिए यानी कि मिनिमम फोर्स जो मंकी अप्लाई कर सकती है रोप पर वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है मिनिमम फोर्स इक्वल्स टू 70 न्यूटन, ठीक है। अब चर्चा होगा मैक्सिमम पर, मिनिमम इतना तो लगाना ही है ताकि वो ऊपर जा सके। अब मैक्सिमम मैक्सिमम कितना लगा सकती है, ठीक है। तो अब पूंछ पर मैक्सिमम टेंशन 30 न्यूटन हो सकता है, ठीक है। अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा दोनों का, अभी एक्सेलरेशन टेंडिंग टू 0 होगा, स्लोली स्लोली चढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेट करने लगेगा ऊपर, ठीक है। पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है और अगर पूरा सिस्टम ऊपर के साइड एक्सेलरेट करने लगेगा तब कहानी क्या होगा, ये मंकी बी का भी एक्सेलरेशन कुछ दिखेगा अपने को, मान लेते हैं ए दिखेगा, ठीक है। और अब मंकी बी पर जो पूंछ का टेंशन लग रहा है यहां पर, इसको हम लोग टी बोल देते हैं, ठीक है। और यहां पर मंकी बी का एक मास रहा होगा 20 kg, ठीक है। तो टी माइनस 20 फॉर मंकी बी हम लोग लिख सकते हैं, फॉर मंकी बी अपने पास क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 20 इक्वल्स मास 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से हम लोग के पास टेंशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 प्लस 2a। वैसे इसमें इसको हम लोग स्यूडो फोर्स से भी बना सकते थे, अगर एक्सेलरेशन है तो हम उसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ जाते हैं तो ये रेस्ट में दिखेगा, तो एक स्यूडो फोर्स नीचे के साइड लगाना पड़ेगा, कितना मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो अब टेंशन अपने पास आ गया 20+2 है। अब कहानी क्या है कि ये टेंशन जो है ये इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए ये टेंशन मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है 30 न्यूटन। यानी कि एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम टेंशन हो सकता है 30, तो 30 - 20/2, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से दोनों जा सकता है। अब क्या करें, अब दोनों को एक सिस्टम मान लो फिर से, ठीक है। या फिर मंकी ए का भी फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना करके लिख सकते हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, सिस्टम मान लेने से थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक है। तो अब अगर मंकी दोनों को अगर हम एक सिस्टम मान ले, तब कहानी क्या होगा, कहानी ये होगा कि नीचे के साइड दोनों पर 70 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, एक्सेलरेशन दोनों का ए है जो कि कितना है मैक्सिमम वैल्यू के लिए वो 5 है, ठीक है। और टेंशन जो है यहाँ पर वो ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम फोर्स है एफ मैक्स जो है, जो कि इस पर लग रहा है, ठीक है। और इसका मास कितना है पूरे सिस्टम का 7 kg। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एफ मैक्स -70 इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन 7 × 5, ठीक है। तो यहां से एफ मैक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 105 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो गया 105 न्यूटन, मिनिमम फोर्स कितना हो गया 70 न्यूटन। तो रेंज ऑफ फोर्स जो है इसके बीच में अगर लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऊपर हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, तो उसको दर्द ज्यादा होगा, और इससे अगर नीचे हो जाएगा तो ऊपर ही नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो रेंज फॉर फोर्स जो है वो कितना है 70 न्यूटन टू 105 न्यूटन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नो सर, तो नोट कर लीजिए सर, फिर आगे देखते हैं सर, ठीक है। ओके अब इस क्वेश्चन में दिया है कि फिगर शोज योर फिजिक्स टीचर, यानी कि हम, ऑफ मास 90 kg, हंसेगा नहीं बेटा नहीं तो फोन से निकल के मारेंगे, ऑफ मास 90 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन, ठीक है। वेइंग मशीन लाइट है और जो कि एक बॉक्स में रखा हुआ, और इस बॉक्स का मास कितना दिया हुआ है 30 kg दिया हुआ है, ठीक है। और बॉक्स जो है वो एक पुली से हैंग कर रहा है जो कि रिजिड सपोर्ट में फिक्स किया हुआ है थ्रू अ लाइट रोप, ठीक है। और ये बॉक्स जो हैंग कर रहा है इसका दूसरा एंड टीचर द्वारा पकड़ा हुआ है, मेरे द्वारा पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब कितना वेट शो कर रहा है मशीन अगर ये बॉक्स रेस्ट में, पहला वो बताना है, ठीक है। और दूसरा कितना फोर्स इस रस्सी पे एग्जर्ट करना पड़ेगा हमको ताकि मेरा करेक्ट वेट इस मशीन में आए। ऐसा मान के चलना है कि रस्सी नहीं टूटेगा, क्योंकि पहला जवाब तुम्हारा ये होगा कि सर रस्सी टूट जाएगा, तो ऐसा मान के चलना है कि रस्सी नहीं टूटेगा, बहुत स्ट्रांग रोप है, ठीक है। पॉज करो, सोचो क्या आता है। ओके फर्स्ट पार्ट तो इसका बनना चाहिए था, फर्स्ट पार्ट तो इसका आसान था कि जब बॉक्स रेस्ट में तो कितना वेट मशीन शो कर रहा है, ऑब्वियसली जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा पैर और मशीन के बीच में उतना ही वेट मशीन शो कर रहा होगा ना, ठीक है। तो अब कहानी क्या होने वाला है कि अपने पास ये बॉक्स है, ठीक है, ये वेइंग मशीन है, हम लोग मान लेते हैं कि वेइंग मशीन नहीं है, मान लेते हैं। तो ये पैर और बॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वही वेइंग मशीन शो करेगा, अगर बीच में वेइंग मशीन डाल दिया जाए तो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि मेरा अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये अब इसमें फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा होगा, फोर्सेस अपने पास यहाँ पर एक तो mg लग रहा होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n। एक फोर्स जो कि जनरली हम लोग भूल जाते हैं वो ये है कि रस्सी पे अगर हम टेंशन लगा रहे हैं तो रस्सी भी हम पे टेंशन लगा रहा होगा, ठीक है। तो एक रस्सी का टेंशन लग रहा होगा T, ये फोर्सेस हो गया हम पर, ठीक है। mg यानी कि यहाँ पर mg का वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, mg का वैल्यू हो जाएगा 900 न्यूटन, ठीक है। अब दूसरा बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम, तो बॉक्स का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए तो वहां पर अपने पास फोर्सेस क्या क्या होगा, यहां से एक तो यहां पर टेंशन लग रहा होगा बॉक्स पर,
ठीक है। बॉक्स आदमी पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया तो आदमी बॉक्स पर उल्टा नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बॉक्स पर नीचे के डायरेक्शन में, और एक बॉक्स का अपना वेट, ठीक है, अपना वेट जो कि कितना रहा होगा, जो कि रहा होगा कैपिटल M इंटू जी मान लेते हैं, जिसका वैल्यू कितना है 300 है, ठीक है। अब हम लोग टेंशन निकालने के लिए डायरेक्टली पूरे को एक सिस्टम भी मान के निकाल सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में है टोटल वेट कितना है 120, यानी टोटल फोर्स नीचे के साइड कितना होगा 1200, और ऊपर के साइड जो एक्सटर्नल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन तो इंटरनल हो गया, तो एक्सटर्नल फोर्स जो वो टेंशन प्लस टेंशन टू टेंशन, तो टेंशन का वैल्यू सीधा सीधा 600 आ जाएगा। वहां से डायरेक्टली भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यहां से देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल प्लस टेंशन इक्वल्स टू 900, इक्वेशन नंबर 1। और यहां से अगर देखा जाए तो टेंशन इक्वल्स टू नॉर्मल प्लस 300, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से अपने को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा यहां से, तो टेंशन को हटा देना, तो टेंशन को उठा करके यहां से यहां रख देंगे, तो नॉर्मल प्लस 300 इक्वल्स टू 900, विच इंप्लाइज नॉर्मल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास 900 माइनस 300 यानी कि 600 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 300। तो नॉर्मल आ गया 300 न्यूटन, यानी कि वेट जो शोन बाय मशीन है, रीडिंग शोन बाय मशीन, वो कितना होगा, रीडिंग शोन बाय मशीन जो होगा, मशीन तो ऐसा कैलिब्रेटेड रहेगा ना कि वो मास दिखाता है, ठीक है। तो रीडिंग शोन बाय मशीन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 10 kg, 300 डिवाइड बाई जी कर दिए, ठीक है। mg दिखा रहा है, तो m दिखाएगा तो 300 डिवाइड बाई जी यानी कि कितना है 30 kg, ठीक है। इतना मशीन अभी रीडिंग शो कर रहा होगा, ठीक है, मतलब हम बहुत पतले लग रहे होंगे, ठीक है। अब व्हाट फोर्स शुड द टीचर एक्सर्ट ऑन द रोप, कितना फोर्स रोप पर एक्सर्ट करे, यानी कि टेंशन कितना हो जाए ताकि करेक्ट वेट आ जाए मशीन में, ठीक है। मशीन में करेक्ट वेट आ जाए, यानी कि अपना कहानी यहां से तो क्लियर हो गया, ये 1 के लिए था, ठीक है। इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहां से कहानी क्लियर ये है कि वेट जो है वो तो करेक्ट है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू अपने को पता चल गया, वो कितना होना चाहिए 900, क्योंकि करेक्ट वेट है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन 900, यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए 900। लेकिन अब नॉर्मल रिएक्शन अगर 900 है तो यहां से टेंशन अगर बढ़ाए हैं तो ये एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे, तो एक्सेलरेशन ए है जो कि दोनों का क्या होगा सेम ही होगा, अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रेंट है ना, यहाँ मूव नहीं कर सकता, या सब फाड़ करके नीचे तो नहीं, या बॉक्स फाड़ करके ऊपर तो नहीं निकल जाएगा, कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम होना चाहिए, ठीक। अब यहां से अगर इक्वेशन लिखें फॉर पार्ट टू अपने पास क्या मिलेगा, टेंशन प्लस 900 माइनस 900 इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास कितना है 90, तो 90 टाइम्स एक्सेलरेशन, तो यहां से तो सीधा सीधा मिल गया, 900 से 900 कट गया, तो टेंशन इक्वल्स टू 90 टाइम्स एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन यहां से मिल जाएगा, क्या मिलेगा, टेंशन माइनस 900 माइनस 300 इक्वल्स टू 30 टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बॉक्स का मास 30, तो 30 टाइम्स एक्सेलरेशन, तो यहां से अपने पास टेंशन इक्वल्स टू आ गया 1200 प्लस 30 टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तब इन दोनों से हम लोग टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल करके यहां पुट कर दें, या फिर यहां से टेंशन उठा करके यहां पुट कर दें, ठीक है। तो टेंशन अगर उठा करके यहां पुट करेंगे तो 90A इक्वल्स टू 1200 प्लस 30, इधर लाएंगे तो 60A इक्वल्स टू 1200, तो यहां से आ जाएगा अपने पास 60A इक्वल्स टू 1200, तो विच इंप्लाइज एक्सेलरेशन अपने पास आ जाएगा यहां से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलरेशन जैसे ही 20 आएगा अपने पास टेंशन जो आ जाएगा, टेंशन इक्वल्स टू 90 इंटू 20 न्यूटन, यानी कि कितना टेंशन लगाना पड़ेगा 1800 न्यूटन। अगर इतना टेंशन लगाएंगे तब जा करके अपने को करेक्ट वेट दिखेगा,
ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने पास कि जो अरेंजमेंट ऐसा फिगर में दिखाया गया है, इसमें बॉडी वन जो है ये 4 टाइम्स एज मासिव है एज बॉडी टू, यानी कि अगर बॉडी टू का मास हम m एज्यूम करते हैं तो बॉडी वन का मास कितना है 4m है। ठीक है, हाइट जो h है ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आइडियल सिचुएशन कंसिडर करना। आइडियल सिचुएशन का मतलब स्ट्रिंग जो है वो लाइट है, पुलिस जो है वो मासलेस है, स्ट्रिंग जो है फ्रिक्शनलेस है, ऐसा आइडियल सिचुएशन एज्यूम करना। ठीक है, तो कितना मैक्सिमम हाइट तक ये बॉडी टू ऊपर जाएगा जब सिस्टम को रेस्ट से हम लोग रिलीज करेंगे। ठीक है, पॉज करके सोचो। ओके, क्या आंसर आ रहा है सर? 40 सेंटीमीटर? नहीं सर, गलत हो गया सर। कैसे सर? देखिए समझाते हैं। जब ये 20 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो इतना तो सही कहानी है कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर रस्सी खींचना है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर रस्सी खींचना है, यानी कि टोटल 40 सेंटीमीटर रस्सी खींचना है। इधर से खींच नहीं सकता तो खींचेगा कहाँ से? यहाँ से। तो ये 40 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। लेकिन क्या 40 सेंटीमीटर इसका मैक्सिमम हाइट होगा? क्या जब तक ये यहाँ आ रहा होगा तब तक ये, जब तक ये ऊपर जा रहा होगा 40 सेंटीमीटर, तब तक ये कुछ वेलोसिटी गेन नहीं किया होगा क्या? एक्सेलरेशन तो होगा ना, तो कुछ वेलोसिटी तो गेन किया होगा ना। तो कुछ अगर वेलोसिटी गेन किया होगा यानी कि ये थोड़ा और ऊपर जा करके तब ना वापस गिरना शुरू होगा। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो अब इसको अगर वैसे नहीं सोचे तो फिर से उस एंगल से एक बार पॉज करके सोच सकते हो। ठीक है, और अगर सोच लिए थे तो फिर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर बॉडी वन है। ठीक है, जिसका मास मान लेते हैं कि 4m है, और ये जो है अपने पास बॉडी टू है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है दोनों का। ठीक है, जिसका मास m है। ठीक है, अब अपने पास बॉडी वन का एक्सेलरेशन हम अगर नीचे के डायरेक्शन में a मानते हैं तो बॉडी टू का एक्सेलरेशन कितना होगा? इसको कंस्ट्रेंट रिलेशन से हम लोग डिफरेंशिएशन का इक्वेशन लिख के भी बता सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि अगर यहां से हम लोग इसको x डिस्टेंस खींचेंगे तो यहां से x रस्सी, यहां से x रस्सी चाहिए, यहाँ x और यहाँ x रस्सी चाहिए, तो ये जो 2x रस्सी है ये कहां से आएगा? यहीं से तो आएगा। ठीक है, तो अगर इसका स्पीड v है तो इसका स्पीड कितना होगा? 2v होगा। और अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 2a होगा। सिंपल कहानी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इंटुइटिवली इसको देख सकते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब फोर्सेस देखते हैं। बॉडी 4m पर जो है, इस पर एक तो 4mg लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, और एक इस पर ऊपर के डायरेक्शन में अपने पास टेंशन लग रहा होगा। अगर स्ट्रिंग में हम टेंशन टी माने तो यहां पर इसमें टी, इसमें टी, तो टेंशन कितना हो गया? टोटल 2t हो गया। ठीक है, दो स्ट्रिंग है ना यहाँ पर, तो ऊपर के साइड टेंशन 2t। अगर पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखना है तो वो देख सकते हैं, और नहीं तो इस पूरे को एक सिस्टम ही मान सकते हैं क्योंकि पुली तो मासलेस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ब्लॉक वन पर फोर्स कितना है? 2t है। या फिर पुली के फ्री बॉडी डायग्राम से भी बोल सकते हैं टी ऊपर और टी डैश नीचे, और ब्लॉक चूंकि चूंकि पुली मासलेस है तो 2t इक्वल्स टू क्या होगा? टी डैश होगा। ठीक है, तो टी डैश इक्वल्स टू 2t, यानी कि यहाँ पर ऊपर डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? 2t लग रहा है। और ब्लॉक वन, ब्लॉक टू पर अगर देखा जाए जो कि मास m का है, तो इस पर ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा होगा वो t लग रहा होगा। ठीक है, और नीचे के डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा होगा mg, इसका अपना वेट। ठीक है, अब यहां से एक इक्वेशन, यहां से एक इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, लिख करके देख लेते हैं। तो वहां से जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 2t माइनस 4mg इक्वल्स 4ma। ठीक है, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन आएगा अपने पास t माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू 2a। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया। ये ऊपर के साइड जो फोर्स है, ये ऊपर के साइड एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जो वो नीचे के साइड, तो हम लोग यहाँ पर माइनस ए लिख देते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे के साइड इसलिए माइनस है। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नीचे को ही पॉजिटिव मान लेते हैं इस ब्लॉक के लिए, तो 4mg माइनस 2t इक्वल्स टू 4m। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को 1 और 2 में से एक्सेलरेशन निकालना है, तभी ना इसका स्पीड आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 2a का वैल्यू आएगा, तब इसका स्पीड आएगा। ठीक है,
तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने को टेंशन को हटाना पड़ेगा। तो इस वाले इक्वेशन में हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करके और उसके बाद इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो यहां से टूटी टूटी तो खत्म हो गया, और यहां से -4 mg और +2 mg, तो यहां से आ जाएगा -2 mg इक्वल्स टू -4 ma, और यहां से -4 ma यानी कि -8 ma। तो यहां से एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, g/4। अब एक्सेलरेशन g/4 आया तो इसको गिरना है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो वहां से हम लोग इसका वेलोसिटी निकाल के उसका डबल बोल सकते हैं इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हाइट अभी पहुंचा होगा, जब तक ये टकरा रहा है तब तक ये जो हाइट पहुंचा होगा ये तो 40 सेंटीमीटर हाइट पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर हाइट कितना एक्सेलरेशन से ये गया है, ये 2a एक्सेलरेशन से गया है, जिसका वैल्यू यहां पर अगर देखा जाए तो वो कितना आ जाएगा, 2a एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा g/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये 2a एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। तो अब जैसे ही अपने पास इसका एक्सेलरेशन पता चल गया अपने पास, तब हम लोग 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसका जो इस पॉइंट पर वेलोसिटी रहा होगा ऊपर के साइड, वो वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v इक्वल्स टू u स्क्वायर, u यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इंटू 0.4 मीटर, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास v का वैल्यू जो आ गया वो अपने पास आ गया 10 4, तो ये 4 हो गया, तो v का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि इस ब्लॉक का वेलोसिटी यहां पर है 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऊपर के साइड वेलोसिटी है। अब जब ये ब्लॉक यहां छू चुका है तब अब तो टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर जाएगा रस्सी स्लैक हो जाएगा, और रस्सी जैसे ही स्लैक हो जाएगा टेंशन खत्म। यानी कि अब इसके बाद इस ब्लॉक पे केवल और केवल mg फोर्स लगने वाला है, यानी कि इसके बाद इस इंस्टेंट के बाद इस ब्लॉक पे केवल और केवल g एक्सेलरेशन होने वाला है नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका इनिशियल स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये और कितना हाइट जाएगा अगर वो अपने को h निकालना है, तो जब ये h हाइट जा चुका होगा तब यहां पर इस इंस्टेंट पर ये तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में होगा। इंस्टेंटेनियस रेस्ट, क्यों इंस्टेंटेनियस रेस्ट में होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट निकालना है अपने को, तो मैक्सिमम हाइट पर ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट में दिख रहा होगा लगभग, ठीक है। तो अब वहां से हम लोग फिर से एक बार फाइनल वेलोसिटी पता है 0, इनिशियल वेलोसिटी पता है v, और ये h अपने को निकालना है, तो फिर से हम लोग v स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर और प्लस 2as, u स्क्वायर प्लस 2as यानी कि 2 इंटू -10 इंटू एच मैक्स, यही अपने को एच मैक्स निकालना है, ठीक है। तो यहां से अपने पास एच मैक्स का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4 और डिवाइडेड बाई 20, तो 4/20 मीटर्स, ठीक है। एच मैक्स आ गया 4/20 मीटर्स यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर और ऊपर जाएगा, यानी कि ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट है वही ना निकालना अपने को, ठीक है। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट 40 + 20 यानी कि रिक्वायर्ड मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास, रिक्वायर्ड मैक्सिमम हाइट वो हो जाएगा अपने पास 40 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही अपना आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट में दिख रहा है व्हेन सीन फ्रॉम फ्रेम s1 एंड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम s2, ठीक है। तो पॉसिबल ऑप्शंस मार्क करना है कि दोनों फ्रेम्स इनर्शियल है, दोनों फ्रेम्स नॉन इनर्शियल है, एक इनर्शियल है एक नॉन इनर्शियल है, या पहला नॉन इनर्शियल है दूसरा इनर्शियल है। ये पॉसिबल ऑप्शंस मार्क करना है। सबसे पहले इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का थोड़ा समझा देते हैं। इनर्शियल फ्रेम्स वैसा फ्रेम्स होता है जिसमें न्यूटन साहब का पहला लॉ वैलिड है, ठीक है। पहला लॉ में क्या बोला जाता है कि एक बॉडी, अ बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन unless and until acted upon by an external unbalanced force,
ठीक है। तो अब हम लोग अगर इनर्शियल फ्रेम्स का बात करें तो जनरली स्पीकिंग, ये वैसे ये डेफिनेशन गलत है बट तुम्हारे लेवल पर जनरली स्पीकिंग इनर्शियल फ्रेम्स होता है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स जितना भी होता है, जो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम्स है इनर्शियल के रेस्पेक्ट में, वो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स बोलते हैं। या अर्थ के रेस्पेक्ट में अर्थ को हम लोग इनर्शियल एज्यूम करते हैं, होता एक्चुअली में ये भी नहीं है, लेकिन इनर्शियल इसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम लोग जो है जितना भी मोस्टली मोशंस एनालाइज करते हैं वो हम लोग ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को सोचना, पॉज करो वीडियो, सोचो। ओके, देखो यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया था कि एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट में व्हेन सीन फ्रॉम फ्रेम S1, अपने को केवल एक्सेलरेशन से मतलब है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम S1 जो है वो जीरो है, ठीक है। और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम S2, यानी कि एक्सेलरेशन फिर से S2 के रेस्पेक्ट में भी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू S1 हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि इनर्शियल है, इक्वल्स टू जीरो। और यहां से एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S2 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब पार्टिकल के एक्सेलरेशन से तो अपने को मतलब है नहीं, ठीक है, तो उसको हटा देना है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन हट जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ S2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए फॉर दिस कंडीशन टू सेटिस्फाई, ठीक है। S2 और S1 के एक्सेलरेशन में कुछ ऐसा रिलेशन होना चाहिए। अब बोल दोनों फ्रेम्स इनर्शियल है, दोनों फ्रेम्स इनर्शियल है, एक अगर इनर्शियल होगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो, और जैसे ही ये एक्सेलरेशन जीरो होगा तो दूसरा भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों फ्रेम्स इनर्शियल तो हो सकता है, यानी कि ए ऑप्शन तो अपना करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बी पर आ जाते हैं, बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, दोनों नॉन इनर्शियल, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ S1 कुछ है और एक्सेलरेशन ऑफ S1 अगर कुछ है तो हम यहां से बोल सकते हैं अगर एक्सेलरेशन ऑफ S2 इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ S1 हो जाए तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा। और दोनों ही फ्रेम्स यहां से अगर S1 का एक्सेलरेशन मान लेते हैं जीरो नहीं कुछ और है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो S2 का भी वही 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दोनों ही फ्रेम्स यहां से क्या है, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है इफ एक्सेलरेशन ऑफ S1 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है, बशर्ते कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। S1 इज इनर्शियल, S2 इज नॉन इनर्शियल, एक अगर इनर्शियल हो गया तो दूसरा भी इनर्शियल ऑटोमेटिक हो जाएगा, दूसरा नॉन इनर्शियल नहीं हो पाएगा। सी और डी इस हिसाब से दोनों ऑप्शन अपना क्या है, गलत है, ठीक है। अब यहां पे इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि एक फ्रेम का जितना एक्सेलरेशन है उतना ही दूसरे फ्रेम का अगर एक्सेलरेशन हो गया तो हमको एक फ्रेम से पार्टिकल रेस्ट में और दूसरे फ्रेम से पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिख सकता है। अब जरा इस पे सोचते हैं, मान लेते हैं कि जितना इसका एक्सेलरेशन था उतना ही इस पार्टिकल का भी एक्सेलरेशन है और उतना ही तीसरे वाले फ्रेम का भी एक्सेलरेशन, S1 S2 का एक्सेलरेशन सेम है और उतना ही पार्टिकल का भी एक्सेलरेशन है, यानी कि पार्टिकल जो है वो S1 फ्रेम से भी कांस्टेंट स्पीड से जाता हुआ दिखेगा और S2 फ्रेम से भी कांस्टेंट स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और वो कांस्टेंट स्पीड एक फ्रेम के लिए जीरो भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फ्रेम का जितना स्पीड है उतना ही स्पीड ये भी पार्टिकल का भी है और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या रह जाएगा, जीरो ही रह जाएगा, ठीक है। और इसका स्पीड अगर थोड़ा ज्यादा है मान लेते हैं इससे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अपने को पीछे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, अगर इसका स्पीड ज्यादा है तो, ठीक। और अगर एक्सेलरेशन सेम है तो वो स्पीड जितना पीछे जिस स्पीड से जा रहा था वो स्पीड क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। सोचना है इस पर, इसको नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया अपने पास कि एक्सेलरेशन ये तीन ब्लॉक्स का निकालना है, फिर पुली और स्ट्रिंग को लाइट एज्यूम करके चलना है। M1 1 kg दिया, M2 2 kg दिया और M3 3 kg दिया, ठीक है। सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बना करके सोचना है, पॉज करो सोचो। ओके,
अब अगर यहाँ से देखा जाए अपने पास, तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा M1 पर एक टेंशन लग रहा होगा, मान लेते हैं इस रस्सी में टेंशन T है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2T हो जाएगा। तो M1 पर जो टेंशन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा 2T लग रहा होगा। एक M1 पर फोर्स नीचे के साइड ग्रेविटी 1 इंटू जी, ठीक है, तो 1 इंटू जी एक नीचे के साइड लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ऊपर के डायरेक्शन में है, कहीं भी मान सकते हैं, अपना चॉइस है A1, ठीक है। अब M2 पर आ जाते हैं। M2 पर सिमिलरली अगर M2 का देखा जाए तो यहां पर बना लेते हैं। M2 पर फिर से टेंशन T लग रहा होगा, ठीक है, टेंशन T नीचे के साइड इस पर M2 इंटू जी लग रहा होगा, ठीक है, नीचे के साइड M2 इंटू जी यानी कि 2G, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन किधर भी मान सकते हैं, अपना चॉइस है, ठीक है, ऊपर नीचे किधर भी मान सकते हैं, नीचे मान लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये ऊपर जा रहा है तो हो सकता है कि ये नीचे आ रहा हो, ठीक है, इंट्यूशन से, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लेते हैं A2, ठीक। और M3 का अगर बात किया जाए तो M3 के लिए फिर से ऊपर के साइड टेंशन T लग रहा होगा, नीचे के साइड M3 इंटू जी यानी कि 3G लग रहा होगा, ये 2 kg मास है, ये 3 kg मास है, ठीक है, और एक इसका एक्सेलरेशन नीचे के साइड मान लेते हैं A3 है, ठीक है। अब अगर इक्वेशंस लिखें तो अपने पास ये मेथड 1 है, इसको हम लोग फिर स्यूडो फोर्स से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, मेथड 1। अब अगर इक्वेशंस लिखे तो यहां से आएगा 2T माइनस जी इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन यानी कि 1 इंटू A1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। दूसरा आ जाएगा 2G माइनस टी इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन यानी कि A2, ठीक है, और तीसरा इक्वेशन आ जाएगा अपने पास 3G माइनस टी इक्वल्स टू मास यानी कि 3 टाइम्स एक्सेलरेशन A3। अब इक्वेशन यहां पर है 3 और अननोन कितना देख लेते हैं, एक टेंशन है, एक A1 है, A2 है, A3 है, अननोन बन गया 4, ठीक है। तो इक्वेशन है 3, अननोन है 4, तो अपने को एक और इक्वेशन चाहिए, और यहां पर वो इक्वेशन अपने पास पुली कंस्ट्रेंट से मिलेगा, ठीक है। क्या होता है देखें, अगर तो पुली में इधर साइड के स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन पता है अपने को कितना है, A2 है, इधर के स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन पता है अपने को कितना है, A3 है, और ऊपर से जो स्ट्रिंग आ रहा है इसका एक्सेलरेशन या फिर पुली का जो एक्सेलरेशन है, अगर इधर से स्ट्रिंग लूज होगा तो ये पुली का एक्सेलरेशन ही तो देगा, ये कांस्टेंट से ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो पुली का एक्सेलरेशन जो है वो A1 है, ठीक है। तो A1 को हम लोग यहां से लिख सकते हैं, A1 चूंकि नीचे है पॉजिटिव इक्वल्स टू नीचे में A2 प्लस A3 बाई 2, ठीक है। अगर ऐसे लिखने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस ब्लॉक का पुली के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन उतना ही होगा मैग्नीट्यूड में जितना इस ब्लॉक का पुली के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर डायरेक्शन के साथ लिया जाए तो इस ब्लॉक का पुली के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो इस ब्लॉक के पुली के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा उसका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो वहां से भी हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ M2 with respect to pulley equals minus of acceleration of M3 with respect to pulley। कोई दिक्कत? अब एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू पुली, M2 का एक्सेलरेशन तो है A2 और पुली का एक्सेलरेशन जो है वो है नीचे के साइड में A1। तो एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू पुली यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ M2 यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ M3 विथ रेस्पेक्ट टू पुली यानी कि A3 माइनस A1। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास फिर से वही सेम कहानी आएगा, A1 इक्वल्स टू A2 प्लस A3 बाई 2, और इसको हम लोग डायरेक्टली भी वहां से लिख सकते थे। अब अपने पास 1 2 3 और एक 4 इक्वेशन और अननोन भी अपने पास 4 सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो अब यहां से इसको हम लोग सॉल्व करके अगर देख लेंगे तो सॉल्विंग वी गेट अपने पास क्या आएगा, A1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 19 बाई 29G अप, ठीक है,
यानी कि यहां से A1 अगर इसमें से सॉल्व करेंगे तो ये सीधा सीधा 19/29g आएगा, ठीक है। A2 सॉल्व करेंगे और प्लस में आ रहा है, यानी कि जो डायरेक्शन एज्यूम किए थे वो डायरेक्शन सही है, ठीक है। A2 अगर सॉल्व करेंगे तो वो आएगा अपने पास 17/29g, और वो जो डायरेक्शन एज्यूम किया वो सही आएगा, ये भी आएगा डाउन, ये प्लस में ही आएगा। और A3 जो है वो आएगा अपने पास 21/29g, और ये भी आएगा किधर, डाउन, यानी कि जो डायरेक्शन एज्यूम किया वो सही है, ठीक है। तो ये सॉल्व करके हम लोग ये तीनों का आंसर वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड स्यूडो फोर्स से भी था, ठीक है। मेथड टू, अगर हम इसी पुली पर बैठ जाए, ठीक है, इसी पुली पर बैठ जाए, इसका एक्सेलरेशन A1, इसका भी एक्सेलरेशन A1, और अगर अब हम इस पुली पर बैठ जाए तो अपने को ये M2 जो दिखेगा यहां से, ये जो M2 जो है जो 2 kg का है, ठीक है, ये M2 का एक्सेलरेशन मान लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पुली जो है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू पुली इसका एक्सेलरेशन A0 है, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में। ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू पुली। और जो M3 है इसका एक्सेलरेशन भी विथ रेस्पेक्ट टू पुली जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो A0 हो जाएगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब हम विथ रेस्पेक्ट टू पुली देख रहे हैं यानी कि अपने को स्यूडो फोर्स एक लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो फ्री बॉडी डायग्राम्स बनेगा वो अपने पास ऐसा कुछ आएगा। यहां पर टेंशन अपने पास हो जाएगा, टेंशन तो वही का वही T, ठीक है, mg यानी कि 2g, ठीक है। और पुली का एक्सेलरेशन चूंकि A1 नीचे था तो इस पर एक ऊपर के साइड फोर्स दिखेगा, कितना, ट्वाइस ऑफ A1, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस पर फिर से वही कहानी, T ऊपर के साइड एक स्यूडो फोर्स 3 टाइम्स A1, और नीचे के साइड इसका mg 3g, ठीक है। तो अब यहां से इक्वेशंस जो तीन बनेगा, एक तो उसका इक्वेशन वही का वही रह जाएगा, पहला इक्वेशन जो कि बनेगा 2t माइनस जी इक्वल्स टू A1, दूसरा इक्वेशन बनेगा t प्लस 2A1 माइनस 2g इक्वल्स टू A0, और तीसरा इक्वेशन बनेगा यहां से 3g माइनस t माइनस 3A1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स A0। ये तीन इक्वेशंस बन जाएगा, ठीक है। और इसमें अननोन्स अगर देखा जाए तो तीन ही है, T, A1 और A0, ठीक है। ये तीन इक्वेशन से तीन अननोन सॉल्व हो जाएगा। यहां पर अब ध्यान ये रखना है कि A1 अपने पास तो सही सही आया, लेकिन A2 अपने पास नहीं आया, ये A0 का वैल्यू A2 नहीं है। A2 जो है, A0 जो है वो एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पुली है, और A2 अपने को निकालना है। A2 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं acceleration of 2 with respect to pulley plus acceleration of pulley with respect to ground, ठीक है। तो acceleration of 2 with respect to pulley ये किधर है, ऊपर है, और acceleration of pulley with respect to ground किधर था, नीचे था, जिसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, A1 आएगा। तो ये आ जाएगा A1 माइनस A0, और नीचे के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव माने, यानी कि ये डाउन, ठीक है। और वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ 3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू पुली, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू पुली फिर से A0, लेकिन अब वो नीचे है, ठीक है। तो अब वो प्लस होगा, और यहां पर A3 प्लस A0, और ये भी किधर आएगा, डाउन आएगा, ठीक है। तो अपने को ये एक्सेलरेशन दो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये A3 नहीं, ये A1, सॉरी A1 प्लस A0, ठीक है, A1 प्लस A0, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ पुली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो A1 है नीचे, और एक्सेलरेशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू पुली जो है वो A0 है नीचे, ठीक है। तो दोनों डाउन है, इसलिए प्लस, नीचे को ही हम पॉजिटिव माने, तो यहां पर डाउन, ठीक है। इसको हम लोग एक स्यूडो फोर्स के मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, या फिर हम लोग डायरेक्ट ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई उतना चक्कर स्यूडो फोर्स का लेने का जरूरत भी उसमें नहीं पड़ता, ठीक है। स्यूडो फोर्स से थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है, लेकिन गलती होने का चांसेस भी बढ़ जाता है, डायरेक्ट A0 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने पास कि एक स्मूथ रिंग है मास m का, ठीक है, वो स्लाइड कर सकता है एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रॉड पर। ये रॉड भी फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, वैसे रिंग स्मूथ दे दिया तो उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक। अब ये रॉड पर ऐसा स्लाइड कर सकता है, समझ लेते हैं रॉड है, ऐसा रिंग है, ठीक है। और ये रिंग जो है ये थ्रेड से कनेक्टेड है फिक्स्ड पुली से पास करके, और यहाँ पर एक ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसका मास m है, ठीक है। रिंग और ब्लॉक का मास सेम है, m और m। तो अपने पास इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ रिंग निकालना है अगर ये सिस्टम रेस्ट से इस पोजीशन से छोड़ा जा रहा है तब, ठीक है। सोचो पॉज करके। ओके, अब देखा जाए अगर, तो यहां पर अगर मान लेते हैं ब्लॉक का जो वेलोसिटी है यहां पर वो मान लेते हैं vb है, और रिंग का जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं कि vr है, ठीक है। तो अब हम लोग vb को यहां से कंस्ट्रेंड रिलेशन से, फ्रॉम कंस्ट्रेंड रिलेशन, कंस्ट्रेंड रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं क्या, vb इक्वल्स टू, vb इक्वल्स टू vr इंटू कॉस थीटा, ठीक है। vb इक्वल्स टू vr इंटू कॉस थीटा, जहां पर ये 60 डिग्री को हम लोग थीटा मान के चल रहे हैं, जो कि वेरी भी करेगा ऑब्वियसली, जब ये ऐसे आगे जाएगा तो थीटा वेरी करेगा, ठीक है। अब यहां से अपने पास अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना, तो कुछ लोग यहां पर डायरेक्ट भी लिख देता है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी जो होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ आर इंटू कॉस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है, सही बात है। लेकिन हमेशा नहीं होगा, जब ये रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, जब ये इसका वेलोसिटी जीरो है रिंग का, तभी वो कहानी ट्रू होगा, ठीक है। यहां से दिखा भी देते हैं, देखो, अगर दोनों साइड हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अपने पास क्या मिलेगा, डी वी बी बाई डी टी इक्वल्स टू, अब इधर साइड तो अपने पास मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वी आर इंटू डी कॉस थीटा बाई डी टी प्लस कॉस थीटा इंटू डी वी आर ओवर डी टी, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, विच इंप्लाइज डी वी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिंग इनटू कॉस थीटा का डायरेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में तो होगा नहीं, पहले इसको डी कॉस थीटा को डी थीटा के रेस्पेक्ट में इनटू डी थीटा बाई डी टी। तो कॉस थीटा को अगर थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी। इसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल। अगर डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो डिफरेंशिएशन का वीडियो पे जाकर के हम लोग देख सकते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। अब प्लस डी वी आर बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग इनटू कॉस थीटा। इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट ये जो लिखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ कॉस थीटा, वो गलत हो सकता है। कब, अगर वी आर जीरो नहीं होगा तब। लेकिन यहां पर तो ये जीरो दिया हुआ है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया, तो अगर ये जीरो है तो ये कहानी तो साफ हो गया, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आ गया वो आ गया एक्सेलरेशन ऑफ आर इंटू कॉस थीटा, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ रिंग इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री, यानी कि अपने पास कितना हो गया, इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू ए आर बाई 2, ठीक है। इस केस के लिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो हो गया वो एक्सेलरेशन ऑफ रिंग बाई 2 हो गया, ठीक है। अब यहां से कोई बोलेगा सर डी थीटा बाई डी टी कैसे निकलेगा, अगर मान लेते हैं वी आर कुछ होता तो डी थीटा बाई डी टी कैसे निकलेगा। तो उसके लिए अपने को और बेसिक में जाना पड़ेगा, जो कि बाद में बताते हैं, पहले इसका इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और बेसिक में क्या जाना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन आया है ये एक्चुअली में कहां से आया, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए यहां पर, तो इसका अगर इक्वेशन सॉल्व करना है, ये रिलेशन तो अपने पास आ गया, कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। एक और इक्वेशन यहां पर, इस पर तो एक टेंशन टी लग रहा होगा, ठीक है, जिसका उधर साइड का कंपोनेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इधर साइड का कंपोनेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, यानी कि टी कॉस 60 डिग्री, यानी कि हो जाएगा टी अपॉन 2, ठीक है। तो उधर का कंपोनेंट अपने पास टी बाई 2, तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं ऑल्सो t by 2 equals mass times acceleration of ring, mass times acceleration of ring।
और अपने को किसका एक्सेलरेशन निकालना है, रिंग का ही निकालना है, ठीक है। तो ब्लॉक के एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन ब्लॉक के लिए हम लोग यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना ले तो ब्लॉक के लिए अपने पास एक तो mg दिख रहा होगा, ठीक है, एक यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक दिख रहा होगा जो कि एक्सेलरेशन ऑफ रिंग बाई 2 के इक्वल होगा, ठीक है, और एक अपने पास यहाँ पर टेंशन दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसका इक्वेशन लिखे तो यहां से लिख सकते हैं mg माइनस टेंशन इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ रिंग बाई 2। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करके एक्सेलरेशन ऑफ रिंग निकाल सकते हैं। और सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इक्वेशन 1 में या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें या इक्वेशन 2 में हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करके और इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर दें, ठीक है। तो जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, t/2 से t/2 कैंसिल, तो यहां से बच जाएगा mg/2 इक्वल्स m इंटू AR प्लस AR/4, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा विच इम्प्लाइज AR इक्वल्स टू, यहां पर लिख देते हैं हम इसको, विच इम्प्लाइज AR इक्वल्स टू 2g अपॉन 5, ठीक है। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ रिंग आ जाएगा यहां से 2g/5, ठीक है। अब इसमें अपने पास एक चीज और अपने को देखना है कि यहां पर ये जो इक्वेशन है ये कहां से आता है, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं फिर उसको हम बताते हैं। ओके, अब हम लोगों को देखना है कि ये जो इक्वेशन लिखे थे कि VB इक्वल्स टू VR cos थीटा, वो एक्चुअली में आया कहां से, ठीक है। तो उसके लिए अपन लोग यहाँ पर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर स्ट्रिंग का लेंथ जो है जो कि फिक्स्ड है, अगर मान लेते हैं ये लेंथ L1 है और ये पोर्शन का लेंथ L2 है, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग का लेंथ तो कांस्टेंट है, यही स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर दोनों ब्लॉक और रिंग के वेलोसिटीज को रिलेट करना है तो ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा, जितने रेट से ये L2 इंक्रीज करेगा, ये पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है, जितने रेट से ये L2 इंक्रीज करेगा उतना ब्लॉक का वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल्स dL2/dt, ठीक है। और रिंग के वेलोसिटी का अगर बात करें तो ये डिस्टेंस अगर देखा जाए यहां से, ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है L1, और अगर इसको थीटा मान ले तो L1 cos थीटा, और ये पॉइंट भी फिक्स है अपने पास क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, ठीक है। तो इसके वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट फिक्स है और L1 cos थीटा के घटने का रेट जो होगा वो इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि L1 cos थीटा जो वो घट रहा है, ठीक है। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ रिंग लिखने का बात करेंगे और वो हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि dL1 cos थीटा बाई dt, क्योंकि dL1 cos थीटा बाई dt जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पर स्पीड है जो कि क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब अपने पास ये ब्लॉक और रिंग का वेलोसिटी तो रिलेट हो गया। अब यहां से अगर अपने को स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखना है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो एक ही है, फ्रॉम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अपने पास क्या है, dL1 प्लस L2 बाई dt, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो dL1 प्लस L2 बाई dt जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या मिल जाएगा, यहां से अपने पास मिल जाएगा dL1 बाई dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ dL2 बाई dt, और dL2 बाई dt तो अपने पास यहां पर है VB, तो ये हो गया माइनस VB। तो यहां से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं dL1 बाई dt जो है ये है कितना, माइनस ऑफ VB, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन का कोई काम नहीं क्योंकि इसका हम लोग यूज कर चुके हैं dL2 बाई dt को यहां से हटाने में, ठीक है। अब उस इक्वेशन से क्या आ रहा है देखते हैं, यहां से अगर ऑल्सो dL1 cos थीटा बाई dt,
तो उसको अपने को मल्टीप्लिकेशन रूल लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बारी L1 को डिफरेंशिएट करेंगे और cos थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, प्लस एक बारी cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे और L1 को कांस्टेंट रखेंगे, तो L1 इंटू डी कॉस थीटा बाई, अब ये डायरेक्टली टाइम के रेस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो फिर यहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा, बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ वी आर, ठीक। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगा डी एल वन बाई डी टी, जिसको कि हम लोग वहां से लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी बी, तो माइनस ऑफ वी बी कॉस थीटा प्लस L1 इंटू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस L1 साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी आर। अब यहां से ये क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं, अब यहां से अपने पास डी थीटा बाई डी टी एक और वेरिएबल बच गया, जो कि वहां पर भी अपने को दिख रहा था जब एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट कर रहे थे, और वो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, अगर वो निकालना है तो उसके लिए अपने को ये वाला डिस्टेंस भी तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो एक और कांस्टेंट रिलेशन यहां से आ सकता है, कांस्टेंट जो रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं L1 साइन थीटा जो है ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर ये रहने वाला है, यानी कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं अगेन डी एल वन साइन थीटा बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, यानी कि अब इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक बार L1 को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और साइन थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, और एक बार L1 को कांस्टेंट रखेंगे और साइन थीटा को पहले थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब 2 और 3 में से हम लोग डी थीटा बाई डी टी आसानी से हटा सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसमें हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 वाले 3 वाले इक्वेशन में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे और डी एल वन बाई डी टी अपने को यहां से पता है वो क्या होगा, माइनस वी बी, तो पहले यहां से लिख लेते हैं उसको, विच इंप्लाइज माइनस वी बी साइन थीटा प्लस एल वन इंटू कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहां से 2 इंटू कॉस थीटा प्लस 3 इंटू साइन थीटा विल गिव अपने पास क्या मिलेगा, यहां से अगर देखा जाए तो ये दोनों तो टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इसमें कॉस थीटा से तो माइनस वी बी कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें साइन थीटा से तो माइनस वी बी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया माइनस वी बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहां से माइनस वी आर इंटू उसमें किससे मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा से, और ये तो जीरो का जीरो ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा माइनस वी आर कॉस थीटा, तो यहां से हो जाएगा विच इंप्लाइज वी बी, और माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा वी बी इक्वल्स टू वी आर कॉस थीटा, ठीक है, जो कि वेलोसिटीज या स्पीड्स में अपने को रिलेशन दे रहा है, ठीक है। अब यहां से जो वहां पर डी थीटा बाई डी टी पूछ रहा था वो भी यहां से निकाला जा सकता है आसानी से, डी थीटा बाई डी टी भी यहां से आसानी से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों से हम लोग डी थीटा बाई डी टी आसानी से निकाल सकते हैं वी बी को एलिमिनेट करके, ठीक है, या फिर जैसे भी निकालना है डी थीटा बाई डी टी यहां से निकाला जा सकता है, जैसे हम लोग यहां से निकाले क्या, यहां से हम लोग निकाले वी बी और वी आर में रिलेशन, ठीक है, और उससे हम लोग को एक्सेलरेशन में भी रिलेशन आ जाएगा, और वहां से हम लोग देखे थे कि जब रिंग जो है स्टार्ट हो रहा था, जब वी आर जीरो था, तब अपने पास एक्सेलरेशन का रिलेशन जो था वो क्या था, ए बी इक्वल्स टू ए आर कॉस थीटा। ऐसे हमेशा हम लोग वो यहां पर नहीं लिख सकते, यही पॉइंट एक नोट करने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कहीं थ्योरी में दिक्कत हो रहा था तो यूट्यूब का ही सीरीज है क्विक थ्योरी रिवीजन, उस पर थ्योरी देख सकते हो, या फिर मेरा बुक है फुल डिटेल्ड कोर्स है, वहां पर भी डिटेल में थ्योरी मिल जाएगा। ठीक है, इन सब के बारे में जानने के लिए वेबसाइट physicsbuddy.in विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कर दो, अगर लगता है किसी दोस्त यार को हेल्प हो जाएगा तो शेयर कर दो, और चैनल का नोटिफिकेशन वीडियोस का आता रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।